आप तो निशाने पे भाजपा को ले रहे हैं, पीएम मोदी को ले रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, भाजपा आपकी बात को गंभीरता से लेगी ही क्यों? अडानी के सवाल पर एनडीए का कोई पार्टी बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि माना जाता है कि पीएम मोदी के दिल हैं, अमित शाह के दिल हैं। आप उस अडानी से सवाल कर रहे हैं। तो जब हम इस पहलू पर गौर करते हैं तो फर्जी एफआईआर, जमीनों की लूट, एनटीपीसी प्रोजेक्ट का मैं बता रहा हूँ जो परिणाम आया, मुआवजा नहीं मिलना, अपनी जमीन से बेदखल हो जाना, नियोजन नहीं मिल पाना और कोल ट्रांसपोर्टिंग में हजारों लोगों की मौत। तो गोंदलपुरा के लोगों ने ये कहा कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे और ग्राम सभा ने रिजेक्ट कर दिया, ग्राम सभा ने सहमति नहीं दी। जो मेरी जानकारी में जो बातें आई हैं, ग्राम सभा की एक फर्जी रिपोर्ट बनाई गई और जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि ग्राम सभा से सहमति मिल गई है। कुर्मी वोट को साधने के लिए किसी कुर्मी चेहरे की जरूरत नहीं है। सिर्फ सुदेश महतो की बात मैं नहीं कर रहा हूं, किसी भी कुर्मी चेहरे की जरूरत नहीं है। दोस्तों, 5 राज्यों का जो चुनाव परिणाम आया उसके बाद विपक्ष में तो सन्नाटा है, लेकिन एनडीए के जो पार्टनर है कहीं न कहीं वो सदमे में दिख रहे हैं। अरे पूरे देश के स्तर पर एनडीए के जो एलायंस हैं, भाजपा के जो एलायंस है, इस जीत को लेकर कहीं वे भी सहज नहीं दिख रहे हैं, लेकिन चुप्पी बरकरार है। लेकिन इस चुप्पी को एक शख्स लगातार तोड़ रहा है और वह चेहरा है आंसू का जुआ तुर्क संजय मेहता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव परिणाम के बाद संजय मेहता के कई पोस्ट आए हैं और एक पहले की वीडियो में भी मैंने उस तमाम पहलुओं पर चर्चा की है, लेकिन इस वक्त खुद संजय मेहता हमारे साथ हैं और मैं इसलिए कह रहा हूं, इस सवाल को ला रहा हूं और कह रहा हूं कि संजय मेहता लगातार भाजपा को खुट्टी पर टांगते नजर आ रहे हैं। दरअसल उसका कारण है कि गोंदलपुरा में विस्थापन का सवाल हो, अडानी के प्रोजेक्ट का सवाल हो और तमिलनाडु में जीत का सवाल हो, तमिलनाडु में राज्यपाल की भूमिका का सवाल हो, लगातार संजय मेहता के पोस्ट इस बात के संकेत मिलते हैं कि आंसू के अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी है। लेकिन बेचैनी क्या है? क्योंकि तो विश्लेषकों का मानना है क्या वाकई बेचैनी है या संजय मेहता का यह सहज स्वाभाविक सोच है। तो संजय जी हमारे साथ हैं और आपको शुक्रिया, बहुत आभार। संजय जी, जिस तरह मैंने कहा कि अब लगातार भाजपा को खुट्टी पे टांगते नजर आ रहे हैं और मैं ऐसा इसलिए सोच रहा हूं या समझ रहा हूं, इस कंक्लूजन तक पहुंच रहा हूं कि अडानी एक ऐसा चेहरा देश में जिसका नाम लेने की जरूरत कम से कम विपक्ष में कोई नहीं कर सकता, एनडीए पार्टनर में कोई नहीं कर सकता। एनडीए के तमाम पार्टनर तमाम सवाल पूछ लीजिए उनसे, अडानी के सवाल पर एनडीए का कोई पार्टी बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि माना जाता है कि पीएम मोदी के दिल हैं, अमित शाह के दिल हैं। आप उस अडानी से सवाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गोंदलपुरा के किसानों के साथ आपने क्या किया। आप कह रहे हैं कि मुंबई में सजारने संवारने की बात करते हैं, लेकिन झारखंड का जो विस्थापन है उस पर आपकी दृष्टि क्यों नहीं खुलती? सबसे पहले तो शुक्रिया आपके तमाम दर्शकों को और आपको भी बहुत आभार, बहुत वक्त निकाल करके आप आए हैं। 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहला तो आपका सवाल है कि आप अडानी के मामले में, गोंदलपुरा के मामले में इतने मुखर क्यों हैं, और दूसरा आपका कहना है कि आमतौर पर लोग बोलते नहीं हैं जो अलायंस पार्टनर है। दोनों का जवाब मैं देना चाहता हूँ। पहला तो ये कि इस देश के अंदर कोई भी व्यवस्था जब चलती है वो किसी निजी रिश्ते पर नहीं चलती है। आपसे हमारा कैसा संबंध है इससे संविधान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपसे हमारा संबंध कैसा है इससे लॉ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि चीज़ें जो हैं, लॉ जिस तरीके से इन्फोर्स होती है उस तरीके से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से चलती है उस तरह से कहता है। रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट, पुनर्वास और पुनर्स्थापना, जहां भी विस्थापन होगा तो उसकी एक प्रक्रिया है। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम में इस बात का साफ जिक्र है कि जब आप कहीं पर किसी को विस्थापित करेंगे तो उसका आप सोशल असेसमेंट करेंगे, ग्राम सभा से अनुमति लेंगे और उनको आप जहाँ से विस्थापित कर रहे हैं उनके पुनर्वास की योजना बनाएंगे और जिस तरीके से उनका जीवन स्तर पहले से था उससे कम से कम बेहतर जीवन स्तर देंगे या कम से कम उसी तरीके का जीवन स्तर उनको आप देंगे, उससे बदतर की जिंदगी नहीं देंगे। सो जब एनटीपीसी का प्रोजेक्ट बड़का गांव में आया
तो उसके निष्कर्ष पर लोग यही पहुंचे कि एनटीपीसी को जब यहाँ पर रास्ता दिया गया तो इस इलाके में लोग बर्बाद हो गए। और मैंने कुछ आंकड़े जुटाए कि पिछले 5 सालों में क्या हुआ। एनटीपीसी तो बहुत पुराना मसला है, आप समझिए कि 2008 से है। तो जब हम इस पहलू पर गौर करते हैं तो फर्जी एफआईआर, जमीनों की लूट, एनटीपीसी प्रोजेक्ट का मैं बता रहा हूँ जो परिणाम आया, मुआवजा नहीं मिलना, अपनी जमीन से बेदखल हो जाना, नियोजन नहीं मिल पाना और कोल ट्रांसपोर्टिंग में हजारों लोगों की मौत। तो गोंदलपुरा के लोगों ने यह कहा कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे और ग्राम सभा ने रिजेक्ट कर दिया, ग्राम सभा ने सहमति नहीं दी। जो मेरी जानकारी में जो बातें आई हैं, ग्राम सभा की एक फर्जी रिपोर्ट बनाई गई और जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि ग्राम सभा से सहमति मिल गई है और उसके बाद वहां पर उसका लगातार विरोध किया जाने लगा कि हम ये जमीन नहीं देना चाहते हैं। तो जब एक पूरी बड़ी आबादी ये बात को कह रही है उस गांव कि हम अपने जमीन को नहीं देना चाहते, तो इस पर मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई ज्यादती करने से बेहतर है कि उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। तो हमने सिर्फ यही कहा है कि अडानी वहां पर जो अपना प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है, तो उस प्रोजेक्ट शुरू करने के आंदोलन की प्रक्रिया के दौरान और पिछले 1000 दिन से जो लोग बैठे हुए हैं, कई लोगों पर कुछ फर्जी एफआईआर किए गए और उनको परेशान किया गया। तो हमने एक यही तर्क दिया कि अडानी का एक प्रोजेक्ट धारावी में आने वाला है, जो धारावी को रीडेवलप करने की बात, रीबिल्ड करने की बात कही जा रही है, जो स्लम एरिया है। तो हमने यही कहा, एक उदाहरण दिया कि आपका ही ये प्रोजेक्ट है और आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम एरिया को हम बसा करके सुंदर बनाना चाहते हैं, व्यवस्थित बनाना चाहते हैं। वहां पर सुंदर और व्यवस्थित बनाने की आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, चलिए मान लिया हमने आपकी बात। और यहाँ पर आप हमारे लोगों को विस्थापित करने वाले हैं। तो जब यहाँ पर विरोध हो रहा है तो उस पर संवाद का रास्ता, बातचीत का रास्ता, समाधान का रास्ता नहीं निकाल करके ज्यादती का रास्ता अपनाना, पुलिस प्रशासन को अपने कंट्रोल में रखना, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करना अपने अपने माध्यमों से, ये मुझे जायज़ प्रतीत नहीं होता है। और इसलिए हमने इस मसले पर मुखर होकर के कहा, और मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ, झारखंड की मिट्टी, झारखंड के खेत खलिहान, झारखंड के जल जंगल जमीन, झारखंड के लोग, झारखंड का आम जनमानस हमारी प्राथमिकता में है, आजसू पार्टी की प्राथमिकता में है। और इसके लिए किसी से भी लड़ना पड़ेगा, किसी से भी 2-4 हाथ करना पड़ेगा, तो आजसू पार्टी तैयार रहेगी। झारखंडी अस्मिता, स्वाभिमान, जल जंगल जमीन, यहाँ के लोगों के हक अधिकार की बात आएगी तो लड़ाई किसी से भी होगी, आर पार की होगी। आप तो निशाने पे भाजपा को ले रहे हैं, पीएम मोदी को ले रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, भाजपा आपकी बात को गंभीरता से लेगी ही क्यों? पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम आया, पश्चिम बंगाल के चुनाव में न आजसू की ओर से कोई प्रत्याशी उतारे गए, न आजसू की ओर से कोई स्टार प्रचारक गया, न कुर्मी जाति के दूसरे जो संघोषित नेता हैं दूसरे दलों में भी वे पहुंचे। बावजूद इसके पूरा जंगल महल में कुर्मी समुदाय ने दिल खोल करके भाजपा को वोट दिया। इस हालत में भाजपा क्यों समझेगी कि आप जिस झारखंडी स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, झारखंडी अस्मिता की बात कर रहे हैं, झारखंडी पहचान की बात कर रहे हैं, इन तमाम स्लोगन के लिए भाजपा को तो लगता ही नहीं, उसके लिए तो पीएम मोदी का चेहरा ही काफी है। नहीं, ठीक है, वो हो सकता है। देखिए, बंगाल का मिजाज अलग है। बंगाल के संदर्भ में तो हम ये कहना चाहेंगे कि बड़ी आबादी वहाँ पर परिवर्तन चाह रही थी और एक लंबे अरसे से आप कह सकते हैं कि जो तृणमूल कांग्रेस है उसके कार्यकर्ताओं पर ये एक एलिगेशन लगता रहा कि सिंडिकेट के तौर पर वो थोड़ा तब्दील हुआ, कुछ हिंसक घटनाएं हुई और इस कारण से पिछले 15 वर्ष में, मुझे लगता है 2011 के बाद से जो पिछला 2 कार्यकाल रहा है उसमें कुछ घटनाएं ऐसी हुई। क्योंकि अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कुछ इलाकों में जो लेफ्ट के ऑफिसेस हैं वो अब खुलने स्टार्ट हुए हैं कई इलाकों में, मतलब बंद थे 5 साल से 10 साल से। टीएमसी के आप कह सकते हैं कि मतलब उनके कई बार क्या होता है कि जब डेमोक्रेसी में एक ही व्यक्ति या एक ही लोग बार बार सत्ता पर काबिज होते हैं तो परिवर्तन भी जरूरी हो जाता है। तो जनता परिवर्तन के मूड में थी, उन्होंने किया। लेकिन झारखंड के संदर्भ में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि माइनस आजसू झारखंड की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है और माइनस सुदेश महतो झारखंड की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है। झारखंड की राजनीति में अगर कोई ये दिवास्वप्न देखता है कि आजसू को माइनस कर देंगे और सुदेश महतो जी को माइनस कर देंगे,
वो या तो किसी मुगालते में है या फिर झारखंड को उनकी समझ नहीं है। जब आपका बेस वोट बैंक है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं, कलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखते हैं और हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सो हम एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि हमें सिर्फ किसी एक जाति वर्ग तक ना बांधा जाए। नहीं, मैं सबके दिलों में मैं ऐसा स्थापित करने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। आपने जितने कॉन्सेप्ट दिखाए, जितने सिद्धांत की बात की, वो अपने जगह दुरुस्त है। राजनीति में अपनी प्रैक्टिकलिटी होती है। प्रैक्टिकल ये है कि आंसू का सबसे बड़ा वोट बैंक यदि कोई रहा है तो कुर्मी जाति के लोग रहे। इसका मतलब कदापि नहीं है कि सुदेश महतो कुर्मियों के नेता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कुर्मी जाति आंसू का एक मजबूत वोट बैंक रहा है। मुझे लगता है, कई विशेषज्ञों को अब लगता है, राजनीतिक पंडितों को अब लगता है कि अब कुर्मी वोट को साधने के लिए किसी कुर्मी चेहरे की जरूरत नहीं है। सिर्फ सुदेश महतो की बात मैं नहीं कर रहा हूं, किसी भी कुर्मी चेहरे की जरूरत नहीं है। बगैर किसी कुर्मी चेहरे के ओबीसी पॉलिटिक्स को साधा जा सकता है, दलित पॉलिटिक्स को साधा जा सकता है, कुर्मी पॉलिटिक्स को साधा जा सकता है। पीएम मोदी का चेहरा, अमित शाह का चेहरा देश में और ग्लोबल स्तर पर इतना बड़ा हो गया है। देखिए, ये एक आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन और जिन नेताओं का आपने नाम लिया, ठीक है, सबके प्रति मेरा सम्मान का भाव है, लेकिन एक साधारण बात मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड पूरे देश में अपने आप में एक ऐसा राज्य है जहां पर आपको कम्युनिटी बेस्ड जो लीडर हैं या फिर रीजन बेस्ड जो लीडर हैं उनकी आवश्यकता महसूस होगी ही। आप एक बात पर गौर करिए कि विनोद बाबू, ए.के. राय और शिबू सोरेन जी तीनों ने एक साथ सफर शुरुआत की, संघर्ष की। दिशोम गुरु हमारे बहुत बड़े नेता हुए और शिबू सोरेन जी ने तो पूरे झारखंड आंदोलन को बहुत जमीन तक पहुंचाया। लेकिन आप गौर करिए कि पूरे जीवन काल में वो कभी भी बहुत फुल मेजोरिटी के साथ वो खुद सीएम नहीं बन पाए जी। और पूरे राज्य के वो हम सबके सर्वमान्य नेता हैं, मानते हैं कि हमारे शिबू सोरेन जी के प्रति बहुत आदर है, लेकिन पूरे राज्य के सभी इलाकों में जेएमएम को एक्सेप्ट कर लिया गया, ऐसा भी नहीं हुआ, जबकि वो संथाल के बहुत बड़े लीडर थे। सो हमारा कहना यह है कि जब शिबू सोरेन जी का इतना बड़ा संघर्ष, वो राज्य में बहुत बड़े नेता होते हुए भी वोटों में कन्वर्ट नहीं कर पाए सबको। विनोद बाबू भी एक इलाके तक रहे, ए.के. राय भी एक इलाके तक रहे। और सिर्फ इस तरह, इस समय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप जाइए ब्रिटिश काल में या अंग्रेजों के समय में या उससे पहले भी जाइए, जैसे कि आप देखेंगे कि जो उस वक्त रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे, जो क्रांतिकारी हमारे योद्धा थे, उन लोगों ने भी रीजन बेस्ड लड़ाई लड़ी। जैसे आप छोटा नागपुर के इलाके में देखिए, बिरसा मुंडा ने लड़ी, तो उधर पलामू में नीलांबर पीताम्बर ने लड़ाई लड़ी, उधर तिलका मांझी ने लड़ी, इधर 1855-56 में सिद्धू कानू ने लड़ाई लड़ी। सो ऐसा नहीं था कि सिद्धू कानू जाकर के पलामू में लड़ रहे थे, सिद्धू कानू भी अपने इलाके में लड़ रहे थे। सो झारखंड का ये बनावट ही ऐसा है कि आज के काल में भी अगर आप ये कह देंगे कि किसी रीजनल लीडर को हम इग्नोर कर देंगे, तो उस व्यक्ति में या तो पॉलिटिकल समझ की कमी है या तो झारखंड की गहराई को नहीं समझ पा रहा है। सो कोई भी अगर दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति ये सोचता है, मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि माइनस आजसू और माइनस सुदेश महतो झारखंड की पॉलिटिक्स कर लेंगे, तो ये सपना झारखंड में तो कम से कम नहीं देखना चाहिए। चलिए, जैसा कि मैंने कहा था कि बराबर भाजपा को खुट्टी पे टांग रहे हैं। मेरा कैलकुलेशन, आपके शब्द हो सकते हैं, ये मेरे शब्द हैं। मैं आपके मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपके पोस्ट जो आ रहे हैं, एक दूसरे पोस्ट की चर्चा करता हूं। पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम आ गया। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद आप कुछ आंकड़े पेश करते हैं। वे आंकड़े होते हैं दलित वोटों को लेकर। आप कहते हैं कि जहां दलितों की आबादी मोर देन 70% है या मोर देन 60% है, वहां 80 से 85% सीटें भाजपा जीत रही है। जहां उसकी आबादी 30% या उससे अधिक है, वहां उसका जीत का परसेंटेज कम है, फिर भी ठीक ठाक है। यानी इस बार जो भाजपा ने
बंगाल फतह किया, उसके पीछे कहीं न कहीं दलितों में का भाजपा के साथ जुटना है। और इसी के साथ आगे बढ़ के आप मांग कर देते हैं कि इस बार किसी दलित को सीएम बनाना चाहिए। और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, एक बंगाल का एक कमजोर कड़ी है। पंजाब के बाद शायद बंगाल दूसरा बड़ा स्टेट है जहां दलितों की सबसे बड़ी आबादी है। और यह देश का दुर्भाग्य है कि आज 75-76 वर्षों के बाद उस बंगाल में एक भी दलित सीएम नहीं बना, और लगातार 5 से 6% आबादी वाला ब्राह्मण और कायस्थ जाति के लोग सीएम बनते रहे। भाजपा भी इसे जानती थी, लेकिन आपने कहा है कि दलित सीएम, भाजपा फिर से ब्राह्मण सीएम लेकर के आती है। यानी दलितों के अंदर जो असंतोष था, जो वेदना थी, जो व्यथा थी, सामाजिक विग्रह था, वो तमाम चीजें दब सी गई। आपको नहीं लगता कि भाजपा के दुखती रग पर फिर हाथ रख रहे थे? देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोशल जस्टिस की बात की, सामाजिक न्याय की बात की, और उन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व जो है सबको मिलना चाहिए। मैंने कुछ समय पहले एक आंकड़ा पेश किया था, और उस आंकड़े से आपको ये पता चलेगा कि जहाँ पर अवसर नहीं मिल पा रहा है या फिर जहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ पर एसटी, एससी, ओबीसी की हालत क्या है। हमने ये कहा कि 1952 से 2026 तक जो 245 हमारे राज्यसभा के सदस्य बनते हैं, तो उसमें 233 सीटों पर निर्वाचन होता है और 12 राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति जिसको साइन कर दिए वो राज्यसभा के मेंबर हो गए, जैसे हाल में हमारे हरिवंश जी बने। 1952 से 2026 तक ये जो आंकड़ा है मनोनीत सांसदों की, वो 137 है, और वो 160 तक जाता है। मतलब कि कई लोग 2 बार बने, 3 बार बने। तो ये जो 137 सांसदों की संख्या है, तो आपके अंदर ये मन में आएगा कि भाई 137 सांसद बने, तो लोकसभा में तो रिजर्वेशन है, एसटी एससी के लिए 131 सीटें रिजर्व हैं। तो हमारा कहना यह है कि अगर राज्यसभा में किसी का मनोनयन हो रहा है, तो मनोनयन में इस बात का तो हम ख्याल रखेंगे ना कि एसटी को भी कभी मनोनीत कर दें, कभी एससी को भी, कभी ओबीसी को भी, क्योंकि वहां रिजर्व नहीं है। आपको देवेंद्र जी जान करके आश्चर्य होगा, और इसके लिए सभी जिम्मेवार हैं, मैं किसी एक पर नहीं कह रहा हूं, मतलब ये एक तथ्यात्मक बात कह रहा हूं कि उन 137 सांसदों में पूरे आजादी से लेकर के 2026 तक सिर्फ एक अनुसूचित जनजाति, मतलब एक आदिवासी को आज तक सांसद मनोनीत किया गया है। ठीक है, अब बचे 136, उसमें सिर्फ 4 एससी को, अब बचे ओबीसी, उसमें सिर्फ 4 ओबीसी को। मतलब कि पूरे 1952 से लेकर के 2026 तक मनोनीत सांसदों की संख्या एसटी, एससी, ओबीसी से सिर्फ 9 है। तो मेरा कहना यह है कि जब सोशल जस्टिस देने की बारी आती है और ऐसा कोई अवसर है, तो इस पर राजनीतिक नेतृत्व के सत्ता के केंद्र में जो लोग बैठे हैं उनको विचार करना चाहिए। इस वक्त देश के अंदर मेरे जानकारी में शायद कोई भी दलित सीएम नहीं है किसी भी स्टेट के अंदर। नहीं, जो तमिलनाडु में जीत के आए हैं जोसेफ, वो दलित कम्युनिटी से ही हैं, पर जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, इसलिए दलित कैटेगरी में संवैधानिक रूप से नहीं माना जाता। संवैधानिक रूप से उनको नहीं माना जाता है। खैर ठीक है, लेकिन मेरा कहना वो तो अभी हाल की बात होगी, 2 दिन 3 दिन पहले। हाँ, अभी इससे पहले भी नहीं नजर आ रहे हैं। भाजपा के जो 21 सीएम है, उसमें एक भी दलित नहीं, एक भी दलित नहीं है। मतलब नहीं, मेरा कहना है कि पूरे देश में किसी भी पार्टी से क्या कोई दलित सीएम है इस वक्त? नहीं है। जैसे आप गौर करते होंगे, अभी उड़ीसा में ट्राइबल सीएम है, छत्तीसगढ़ में है ट्राइबल सीएम है, झारखंड में ट्राइबल सीएम है। तो अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिनिधित्व मिला। मेरी राय ये थी कि सोशल बैलेंस को बनाए रखने के लिए, जिसकी आबादी इतनी बड़ी है, जिसने आपको भर भर कर वोट दिया, जिसने आपको प्रेम दिया, मैं अधिकृत नहीं हुई मतलब कि इस तरह का किसी को सलाह देने के लिए, लेकिन मेरी ये एक संवैधानिक सोच और भावना ये कहती है, ये मतलब उद्गार अपना व्यक्त कर रहा हूँ, एक व्यक्तिगत तौर पे कह सकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जो सोचते थे कि अवसर मिलना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जिस कम्युनिटी को आप अपलिफ्ट करना चाहते हैं, उसको अपलिफ्ट होने का एक अवसर तो जरूर मिलता है। तो यही हमने कहा था
नहीं नहीं, तो आप जैसे कंट्राडिक्शन आंसू की यहाँ है। आप बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, आप जिस अलायंस पार्टनर के साथ हैं उसके आइकॉन सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। देखिए, सरदार पटेल के प्रति भी हमारा उतना ही सम्मान है जितना सम्मान बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति है, लेकिन पॉलिटिकल अप्रोच में अंतर होता है। बाबा साहब का जितना थ्रस्ट दलित अपलिफ्टमेंट पर था, निश्चित रूप से तमाम सम्मान के बावजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो थ्रस्ट दलित कम्युनिटी के लिए नहीं था। इसलिए आपको नहीं लगता कि एक गलत दुकान में आप नहीं नहीं, देखिए इसको ऐसे समझिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जब किसी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करती है तो आपको इस बात को मान लेना होगा कि अगर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर जो भावना अंबेडकर ने रखी संविधान के अंदर और जिसको उन्होंने एक मूर्त रूप दिया, तो इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, आप किसी चीज को भी मानते हो, लेकिन आपकी बात स्वतः आकर के संविधान पर टिक जाएगी और संविधान ये कहता है। और आपको देखिए ना, मतलब जैसे कोई चीजें अगर नहीं लिखी हुई है कहीं पे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी तो है ना। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की भावना में ये भी समाहित है कि अगर कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपको अपने अंदर से ऐसा स्टेप लेना है जिससे दबे कुचले लोगों को अपलिफ्ट किया जा सके। सो वेलफेयर स्टेट की यही तो मूल भावना है। कल्याणकारी राज्य की जो हम लोग बात करते हैं कि वेलफेयर स्टेट, तो वेलफेयर स्टेट कैसे बनेगा? आपको लगता है कि आपको लगता है कि हम लोग वेलफेयर स्टेट में जी रहे हैं? जिस स्टेट संविधान की मूल भावना क्या है? संविधान तो मैं संविधान की मूल भावना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीति की मूल भावना की बात कर रहा हूं। जिस स्टेट में, जिस देश में गरीबों के लिए स्कीम चलाने को लॉलीपॉप माना जाता हो, जिस देश में गरीबों के लिए या वंचित क्लास के लिए विशेष सुविधा देने को लॉलीपॉप माना जाता हो, उस देश में वेलफेयर स्टेट अब कहाँ रहा? खैर, मैं एक दूसरे मुद्दे की ओर आ रहा हूं। आप लगातार दलित पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु का आपने उदाहरण देने की कोशिश की। निश्चित रूप से जोसेफ के एक बड़ा करिश्मा किया वहाँ। एक पॉलिटिक्स उत्तर भारत में भी चलती है और वो पॉलिटिक्स है हिंदुत्व की, जिसका एक न एक सारथी आप भी हैं। एक पॉलिटिक्स दक्षिण की चलती है। दक्षिण में क्या होता है कि वहाँ के 88% हिंदू, तमिलनाडु के 88% हिंदुओं ने एक एक दलित को, एक क्रिश्चियन को सीएम बनाना स्वीकार कर दिया। लोकतंत्र का वो चेहरा खूबसूरत है, या उत्तर बिहार की जो पॉलिटिक्स हो रही है, लोकतंत्र का यह चेहरा खूबसूरत। एक बात मैं हमेशा से दक्षिण भारतीय राजनीति की तारीफ करता हूँ। आप सबका आप देख लीजिए, जैसे एमजीआर से शुरू करते हैं, जयललिता तक आते हैं, इधर आप स्टालिन को देख लीजिए, फिर आप अभी जोसेफ को देखिए, थलापति विजय, पेरियार से लेकर अनाद्रमुख तक को देख लीजिए। हाँ ठीक है, मतलब आप द्रविड़ राजनीति के केंद्र में जो लोग भी रहे उनको आप देखिए। हमारा कहना यह है कि साउथ का एक पैटर्न है कि अगर रीजनल किसी लीडर को हम सत्ता से हटा रहे हैं तो रीजनल को वो स्थापित करते हैं। जो उनकी क्षेत्रीय अस्मिता है वो सर्वोपरि होती है, और मतलब वो अपनी स्थानीय स्वाभिमान को लेकर के, अपने राज्य की अस्मिता को लेकर के बहुत गंभीर होते हैं और सचेत होते हैं। तो देश के अन्य राज्यों को भी ये बात सीखना चाहिए। ठीक है, हम राष्ट्र में रहते हैं और राष्ट्रवाद की भावना तो रहेगी अंदर, लेकिन चूंकि इस देश में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत विभिन्नता है और हर राज्यों की अपनी एक मौलिक विशेषताएं हैं। सो मुझे लगता है कि किसी भी स्टेट को बचाने के लिए, किसी भी स्टेट को अगर आपको बचाना है, उसको समृद्ध करना है, तो उसके रीजनल लीडर का रहना बहुत ज़रूरी है। रीजनल लीडर को बचाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक बात यही समझता हूँ कि आप जो अभी कह रहे थे, मतलब आप रिलीजन का जिक्र कर रहे थे, धर्म का, इसका मसला सीधे तौर पर तार्किकता पर आता है। लोग अपने अपने विवेक से सोचते हैं हर इलाके में। तो सम्मान सबका करना चाहिए, जो जनादेश देती है जनता। बंगाल की जनता का भी सम्मान है, तमिलनाडु की भी जनता का सम्मान है, जनता ने ही जनादेश दिया है। लेकिन एक बात मैं फिर से जोड़ना चाहता हूँ कि झारखंड की अस्मिता और स्वाभिमान की हम लोग बात करते हैं, झारखंडी स्वाभिमान की बात करते हैं, और ये हमारी प्राथमिकता के केंद्र में है।
और झारखंडी स्वाभिमान और अस्मिता के मसले पर कभी भी हम लोग किसी से कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारा कोई अलायंस पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारी जो अपनी विचारधारा है, जो हमारा अपना पॉलिटिकल लाइन है, जो हमारी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो आंसू का संघर्ष है, उससे हम कहीं अलग नहीं होते। वो हमारी आत्मा है ना। नहीं, मैं इसीलिए तो सवाल कर रहा वो था। हमारी आत्मा है। जोसेफ विजय ने जो जीत हासिल की, जोसेफ विजय ने जीत के बाद जो रास्ता दिखलाया, स्टालिन के पास पहुंचते हैं, स्टालिन से गले मैं मिलते इसकी हैं। प्रशंसा करता हूँ। तो देखिए, लोकतंत्र में ये बचा रहा है। लोकतंत्र की वो तस्वीर खूबसूरत है, या वो तस्वीर खूबसूरत है जिसका आप पार्टनर हैं, जिसका आप हिस्सा है। देखिए, कौन क्या व्यवहार कर रहा है, इस पर हम और आप विश्लेषण कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मैं सिर्फ इस बात की प्रशंसा कर रहा हूं और इस बात पर अपनी चिंता भी जाहिर कर रहा हूं कि भारतीय लोकतंत्र की अपनी एक, कह सकते हैं कि एक सुचिता रही है, इसका अपना एक व्यवहार रहा है। अटल जी को सभी दलों में लोग प्यार करते थे, सभी दलों के अंदर अटल जी को प्यार करने वाले लोग थे। तो आपको अपना व्यक्तित्व बनाना पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे उस चेहरे को, स्टालिन ने एक बड़ा एग्जाम्पल पेश किया। पहला तो उन्होंने कहा कि 6 महीने तक मैं कुछ नहीं कहूंगा, जोसेफ को वक्त दूंगा काम करने के लिए। और दूसरा, उन्होंने छोटे दलों से ये कहा कि राज्य में कोई राजनीतिक अस्थिरता नहीं आए, इसके लिए आप सरकार बनाने के लिए आगे आइए और मदद करिए थलापति को। तो एक संदेश देने की कोशिश थी कि एन केन प्रकरण हम सत्ता तक नहीं पहुंचना चाहते हैं और हम कोई तोड़ मोड़ नहीं करना। इसका मतलब कि कंप्लीट। हाँ, और वो उन्होंने संदेश दिया। और दूसरा, वही एक तरीके से गेस्चर शो करते हुए आपके विजय जोसेफ जो है उनसे मिलने के लिए गए। तो लोकतंत्र में ये जब सहयोगात्मक भावना होता है, कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय बनता है, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र इससे और समृद्ध होता है। और मैं अपेक्षा रखता हूं, उम्मीद करता हूं कि देश के अन्य कोनों से भी ऐसी और तस्वीरें निकल करके सामने आए ताकि लोकतांत्रिक आस्था और बढ़े हम लोगों की। चलिए, ठीक है। कल पीएम मोदी ने एक बड़ी घोषणा की। जब तक 5 राज्यों का चुनाव था, तब तक हमारे देश की जो इकोनॉमी थी, पूरी दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी थी। इतनी बड़ी इकोनॉमी थी कि हम विश्व गुरु बनने के कगार पर थे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, हम अचानक लगा कि हम एक भ्रम में जी रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे ही पीएम सामने आकर कहते हैं कि सोना मत खरीदो, विदेश की यात्रा मत करो, पैसा बचाओ। ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन होता क्या है कि इधर वो संदेश देते हैं और उधर फिर चले जाते हैं प्रचार में। इसे क्या कहेंगे? देखिए, अब ये तो बहुत बड़े स्तर की बात है। सरकार की इकोनॉमी कैसी है, मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, बहुत सारे ऐसे कारक हैं। और किन संदर्भों में उन्होंने किस रेफरेंस के साथ इन सब बातों को कहा है, तो मुझे लगता है कि एक बार मुझे भी इसको पढ़ने की जरूरत है। लेकिन मैं एक बात सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, नहीं आप ही नहीं, इस देश का पूरा विपक्ष ही आज पढ़ रहा है। ठीक है, उस विपक्ष का हिस्सा भाजपा बन रहा है, आंसू बन रही, मुझे नहीं मालूम, पर पूरा विपक्ष आज पढ़ रहा है कि देश की इकोनॉमी कहाँ है। जो एनडीए के पार्टनर हैं वे तो आज भी कह रहे हैं कि हम पूरी दुनिया का चौथा बड़ा इकोनॉमी है। देखिए, ये सब तो आंकड़ों की बातें हैं। मेरा कहना तो सिर्फ एक ही है कि अगर गरीब की थाली में खाना पहुंच रहा है, गरीब का बच्चा स्कूल जा रहा है, गरीब समृद्ध हो रहा है, तो ये एक समृद्धि मानी जाएगी। अभी जो आपने प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट की बात की है, अब उनके पास क्या रिपोर्ट आया, क्या उनके पास आंकड़े आए, किस संदर्भ में उन्होंने कहा, तो ये तो प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री जी स्पष्ट करेंगे। मैं तो उस काबिल नहीं हूँ इतने बड़े व्यक्तित्व पर मैं कुछ टिप्पणी करूँ। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि देश को इस वक्त एक बहुत बड़े, आप कह सकते हैं कि वित्तीय स्ट्रेंथ की जरूरत है। आप गौर करते होंगे, झारखंड के संदर्भ में भी, झारखंड ने अपना पैसा जो सेंट्रल से मांगा था रॉयल्टी का, और मैं देख रहा था कि झारखंड में लगभग शायद 15-17 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति पर एक कर्ज का एक आकलन है। और देश के अंदर भी जो हालात हैं, वो मुझे लगता है कि इस पर और भी समृद्धि के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो अंत में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं, वो किस संदर्भ में कही है। और आप कह रहे थे कुछ क्या सोना खरीदें, ऐसा कुछ बता रहे थे। तो अब सोना क्यों नहीं खरीदना है,
पेट्रोल डीजल भी कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी तो आम जनमानस में एक सोच रहती है कि मोदी जी बोले हैं तो कुछ सोच करके ही बोले होंगे। धारणा तो यही है कि मोदी जी जब भी बोलते हैं तो कुछ सोच कर ही बोलते हैं। खैर चलते चलते एक सवाल, लास्ट सवाल बहुत संक्षिप्त जवाब चाहूंगा। 2029 राजनीति में ना किसी का अंत पतन नहीं होता है। जिसे भी आप पतन समझते हैं, जिसको भी मानते हैं कि अब साल में चला गया, वो एक दिन उठ खड़ा होता है। इससे सच्चाई को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या 2029 में झारखंड की पॉलिटिक्स में कोई नया ओरिएंटेशन बनेगा? जो तमाम एलायंस है इनका कोई नया रीओरिएंटेशन होगा, ऐसी कुछ संभावना नजर आती है क्या आपको? 29 में जो वर्तमान की सरकार है वो सत्ता में नहीं आएगी। ठीक है, ये बातें मैं किसी सादे कागज पर सिग्नेचर के साथ लिख सकता हूँ। दूसरी बात कि 2029 में आजसू पार्टी सत्ता के केंद्र में रहेगी, ये बातें मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तीसरी बात, झारखंड के अंदर आजसू 2029 के इलेक्शन में पहली पंक्ति में ओपनिंग के साथ बल्लेबाजी करते हुए आपको दिखेगा, ये बात मैं कहना चाहता हूं। तो ये थे हमारे साथ संजय मेहता जी, और जैसा कि मैंने कहा कि लगातार अपने पोस्ट से भाजपा को खुट्टी पे टांगते नजर आ रहे हैं। कितने टांगते हैं, मेरा शब्द है, मेरे शब्दावली है। आपने संजय मेहता को सुना। क्या आपको भी लगता है कि वाकई संजय मेहता भाजपा को खुट्टी पे टांग रहे हैं? आप अपने विश्लेषण के लिए स्वतंत्र हैं। कैसी रही है बातचीत? निश्चित रूप से आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।